कोशिश कर रही है युवा चेहरों को आगे करने के लिए, और उस सिलसिले में सबसे बड़ा युवा चेहरा है हर्ष सांघवी का, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं और गुजरात की कैबिनेट में 10 पोर्टफोलियो उनके पास है। हम लोग इस वक्त सूरत में हैं, हर्ष सांघवी के इलाके में। हर्ष सांघवी जी, जब वी मेट में आपका स्वागत है। सूरत में मैं सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं। सूरत शहर मेहमान गति के लिए खास तौर पे फेमस है। हम लोग यहाँ निकल रहे थे, एक जैन प्रोसेशन चल रहा है, ये तो आप ही की कम्युनिटी का प्रोसेशन है, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि यहाँ पे 7 सीटों में आपके समुदाय के काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार सूरत में बहुत ही बड़ा परिवार है। सभी समुदाय के लोग ये परिवार में शामिल हैं। उसमें से जैन समाज भी यही समुदाय का एक भाग है। भारतीय जनता पार्टी सूरत शहर और गुजरात में सपरिवार के तौर पे चलती हुई पार्टी है। पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों का इसी प्रकार का संबंध बनता रहा है, और यही संबंध के साथ ये चुनाव में भी हम लोग आगे निकल रहे हैं। तो हर्ष भाई, कोई दीक्षा का प्रोसेशन चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मुंबई में रहने वाली बेटी श्रेणी कल दीक्षा लेने जा रही है। सभी प्रकार के सुख संपत्ति को छोड़ के वो मोक्ष के मार्ग पे दीक्षा लेने जा रही है, और उसी के आज महोत्सव में पूरे सूरत के जैन समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। आइए वहाँ उनको मिलने आया हूँ। हर्ष भाई, कई लोग आपको गुजरात में बीजेपी का फ्यूचर चेहरा मानते हैं, लेकिन उसके विपरीत में कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ये जैन कम्युनिटी से आता है, ये इसको अच्छा पोर्टफोलियो दे सकते हैं, रोल हो सकता है, लेकिन ये कभी सीएम नहीं बन सकता। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत छोटी उम्र में मुझे बहुत सारे काम दिए हैं। अभी मैं काम सीख रहा हूँ, मेरे लोगों के साथ ये काम कर रहा हूँ, और मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने का प्रयास करता हूँ। आप तो इससे पहले एनसीपी में थे ना, कई साल पहले, और वहाँ पे और यहाँ पे आप क्या फर्क पाते? मेरा जन्म भारतीय जनता पार्टी के विचारों में हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ ही मैं बड़ा हुआ हूँ। विश्व मंगल गौग्राम यात्रा हो या संघ की बात हो, सब जगह पे मैंने साथ में काम किया। हमारे दर्शकों को अपने बेटे के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो हम लोग नहीं जानते। मेरा बेटा देश सेवा भावी है और अच्छा काम करता है, सब काम। पढ़ाई में तेज था कि नहीं आपका बेटा? अच्छा था, तेज था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बोल रहे हैं पढ़ाई में तेज नहीं थे? नहीं, मैं पढ़ाई में तेज नहीं था। मैं पढ़ाई के प्रयास जरूर से किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। मेरे माताजी लंबे समय तक मुंबई हॉस्पिटल में आईसीयू में थे, जब मेरे पिताजी को वहाँ पे उनके साथ रहना पड़ा, और कम से कम 2000 से ज़्यादा कारीगर तब डायमंड की हमारी फैक्ट्री में काम करते थे। तो ये हॉस्पिटल के कारण सर मुझे उस समय फैक्ट्री ज्वाइन करनी पड़ी थी, और वो काम संभालना पड़ा था, जिसके कारण मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ी थी। हर्ष भाई, सूरत पारंपरिक तौर पे बीजेपी का एक तरीके से गढ़ रहा है, लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कुछ ना कुछ सीटें वो सूरत जैसे अर्बन पॉकेट्स में निकाल पाएगी, और आपके गढ़ में आपको चोट पहुंचा पाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता, ये एक अलग प्रकार का रिश्ता है, ये अलग प्रकार का नाता है। ये नाता पिछले 27 साल से बहुत ही अच्छी तरह से गुजरात के विकास में ये संबंध का बहुत ही अच्छी तरह से ये संबंध आगे बढ़े हैं। और ये साल जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हुए थे, उसमें तो अच्छा अट्रैक्शन 18-20% का अर्बन पॉकेट्स में आपको मिला था। उनको लग रहा है वो तो तब था जब हमने कैंपेन भी नहीं किया, अभी हम पूरी ताकत लगा के कैंपेन कर रहे हैं, इसको बढ़ा पाएंगे हम लोग, और उनको लग रहा है कि इस चुनाव में थोड़ा डेंट होगा, अगले चुनाव तक वो आपको मुकाबला दे पाएंगे। हर चुनाव में सितंबर महीने में देश भर की शक्ति एक होके गुजरात के अलग अलग क्षेत्र में जाती है, लेकिन मैं आपको हर चुनाव के जो नतीजे आने के बाद के जो अनुमान और जिस प्रकार का हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है, वो एक्सपीरियंस से मैं आपको कह सकता हूँ कि फिर एक बार ये दिसंबर के महीने में ये सभी लोग बिस्तर बांध के वापस अपने गांव पहुंचेंगे, और दिसंबर के बाद इन लोग को बुलाने से भी कोई लोग यहाँ पे गुजरात में आने के लिए तैयार नहीं होंगे। गुजरात की जनता ने हर समय ये लोगों का हिसाब एकदम बोलते हैं ना कि ब्याज के समय तो उनका हिसाब ठीक से करते हैं, और दिसंबर महीने के चुनाव के रिजल्ट में ये हिसाब हो जाएगा।
ये सूरत का कनाल वॉकवे है। यहाँ पे पहले एक गंदा नाला था, उसके ऊपर ये वॉकवे बना है। आप इसको अपने एक डेवलपमेंट अचीवमेंट के तौर पे पेश कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, सूरत में इस प्रकार के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूर्ण हुए हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये 3 किलोमीटर लंबा कैनल वॉकवे, यहाँ के कम से कम 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जो आसपास के क्षेत्र में है, उनके मॉर्निंग वॉक से लेके शनि रविवार को पूरे सूरत शहर के लोग यहाँ पे टहलने को आते हैं अपने परिवार के साथ। यहाँ पे एक गंदा सा कैनल हुआ करता था, वो कैनल पे आज एक खूबसूरत वॉकवे शहर के नागरिकों के लिए, सेहत के लिए और घूमने के लिए एक अच्छा सा स्थल बना है। सूरत की एक नई पहचान बनी है। कई महानगर पालिका, देश भर के कई महानगर पालिका यहाँ पे स्टडी टूर पे आए और ये प्रोजेक्ट को एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पे अलग अलग जगह पे पेश किया गया। हर्ष भाई, इस सूरत के कनाल वॉकवे पे वॉक करते वक्त मुझे उस मोरबी ब्रिज की याद आ रही है कि चुनाव से ऐन पहले इतनी बड़ी ट्रेजेडी, विपक्ष कहता है कि मोरबी के उस पुल के साथ एक तरीके से गुजरात का जो विकास का मॉडल था वही गिर गया। देखिए, चुनाव के सीज़न में इस प्रकार की बहुत दुखद घटना पे राजनीति करना, ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना थी और घटना बनते ही मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करके घटना स्थल पे पहुंचे थे। मैं भी उनके साथ उसी समय मोरबी पहुंचा था। हम दोनों लोग ने वहां बैठ के, सबसे पहला काम सरकार का होता है इस प्रकार की कोई घटना बने तो सभी पीड़ितों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट दी जाए, उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट संपूर्ण दी गई। आसपास के शहरों में हॉस्पिटल्स में व्यवस्था की गई। सभी परिवारों को सब प्रकार की मदद किस प्रकार से मिल पाए, वो सरकार ने सबसे पहला काम किया। पर ये भी तो फैक्ट है ना कि जो उस ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार लोग थे, जो कि ओरेवा कंपनी की मैनेजमेंट मालकियत है, उसको तो आप पकड़ नहीं पाए। अब विपक्ष कहता है कि भाई अगर ये मुसलमान होता तो अब तक आप इसे कहीं से भी खोज के ले आते, क्योंकि आपकी पार्टी के पास में सपोर्टर हैं, आपकी पार्टी उसको सीरियसली ले ही नहीं रही पकड़ने के लिए। देखिए, विपक्ष ये विषय को राजनीतिक विषय बना रहा है। हमने जैसे ही घटना बनी, मुख्यमंत्री जी मोरबी पहुंचे, उससे पहले हाई लेवल कमेटी के पास ये घटना की तहकीकात के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई। सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को कुछ ही घंटों में सभी लोगों को वहाँ पे घटनास्थल पे बुला के उसकी तहकीकात की। अभी एफएसएल के अंदर कुछ सैंपल्स ऑलरेडी उसके चले गए, उसका चेकिंग चल रहा है और मेरा ये मानना है कि ये रिपोर्ट आने वाले दिनों में जल्द से पेश की जाएगी और वो रिपोर्ट के मुताबिक एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। चूक कहाँ पे हुई आपके हिसाब से? क्योंकि अब तक तो आपकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई होगी। इतनी बड़ी चूक कि आप पैसा भी देते हैं, वो कुछ वहाँ पे वायर्स को चेंज नहीं किया जाता, पुरानी वायर्स को रीपेंट करके फिर शुरू हो जाता है। वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसकी नाक के नीचे पुल का इनॉग्रेशन होता है, उनको पता ही नहीं है, और आप कहते हो कि गुजरात इंडिया की बेस्ट रन स्टेट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हम लोग ने एक भी रुपया ये पुल के मरम्मत के लिए वो कंपनी को नहीं दिया है। वो कंपनी ने ये पुल मरम्मत करके उसको पीपीपी मॉडल पे चलाने के लिए और वहाँ के जो पहचान है ये, वो ब्रिज को वापस रिस्टोर करने के लिए सरकार के पास से मांगा था। ये जो खर्च हुआ है वो कंपनी ने किया है, वो सरकार ने नहीं किया है। लेकिन ये जो घटना बनी है, वो घटना के वक्त जिस प्रकार से हम सब ने वीडियो में देखा कि बहुत ही बड़े पैमाने में लोग उसके जो तार थे, जो लोहे के तार थे, उसको जिस प्रकार से वो ब्रिज को झुलाने के लिए लोहे के तार पे जोर जोर से पैर से धक्का मार रहे थे, वो भी एक बड़ा कारण इसके पीछे हो सकता है। अरे अजीब ब्रिज है, आपका तार मारने पे, लात मारने पे अगर गिर जाए, सर ये क्या बोल रहे हैं? ये झुलता ब्रिज है। झुलता ब्रिज मतलब स्विंगिंग ब्रिज है। स्विंगिंग ब्रिज के जो तार होते हैं वो कहीं ना कहीं स्विंग होने के लिए होते हैं, लेकिन वही स्विंगिंग ब्रिज पे अगर आप एक के बदले स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए कि झूल भी लो। लक्ष्मण झूला पे भी तो लोग कूदते रहते दिन भर। स्ट्रेंथ पूरी होनी चाहिए और यही विषय की तहकीकात के लिए ही ये कमेटी बनाई है। वो जो मोरबी में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके बाद गुजरात के बाहर लोगों ने ये देखा कि बीजेपी और पीएम खुद आपको कैसे परसीव करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी पीएम के साथ पुल पे सारी चीज़ें आप ही समझा रहे थे और कोई था नहीं वहाँ पे, कोई सीआर पाटिल नहीं, सीएम नहीं, कोई नहीं, आप ही और पीएम के साथ आपकी बातचीत चल रही है। सभी सीनियर लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे। हालांकि पीएम के साथ तो आप घटना
के समय सीएम साहब के साथ मैं वहाँ पे सबसे पहले उनके साथ वहाँ पहुँचा था और मैं ग्राउंड पे वो स्पॉट को मैं संभाल रहा था। उसके लिए वो पूरी तहकीकात जो हुई थी, किस प्रकार से घटना बनी और घटना के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, लोगों को कैसे बाहर निकाला, फायर ब्रिगेड की टीम ने क्या किया, लोकल नागरिकों ने क्या किया, हॉस्पिटल्स पहला पेशेंट कितनी मिनट के अंदर पहुंचा, उसके अंदर एम्बुलेंस कितनी पहुंची। पीएम साहब ने बहुत छोटे छोटे विषय पे सवाल पूछे थे, बहुत छोटे छोटे विषय पे, और हर एक विषय पे काम किस प्रकार से नीचे तक हुआ और ये घटना का कारण क्या हो सकता है। और उन्होंने पहले ही बार मीटिंग में यह कहा कि किसी भी प्रकार का ये इंक्वायरी में कोई भी इन्फ्लुएंस ना आए और उसको गंभीरतापूर्वक सभी सीनियर ऑफिसर्स इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता देके मात्र रिपोर्ट नहीं पर रिपोर्ट के साथ साइंटिफिकली एफएसएल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका रिपोर्ट 360 डिग्री एकदम परफेक्ट बने, जिससे सबको न्याय मिले। सूरत की एक बात खास है कि यहाँ पे कोई भी हो, अरबपति या फिर साधारण गरीब आदमी, सब आते हैं सड़क किनारे नाश्ता पानी करने के लिए। हर्ष भाई, ऐसा क्यों है कि कोई भी हो, अरबपति भी यहीं पे आता है? ये सुरतियों का मिजाज रहा है कि कहीं ना कहीं सूरत अपने खानों के लिए हमेशा चर्चा में रहा है और सूरत के खाने की चर्चा हमेशा सभी लोगों ने सुनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि काशी का मरण और सूरत का जमन, जमन मतलब भोजन, तो सूरत का भोजन हमेशा बहुत ही फेमस रहा है। ये स्ट्रीट बहुत फेमस है सूरत की, इसे SVNIT का कोना कहा जाता है और यहाँ पे कई सूरती खाने की जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत फेमस है। मैं पिछली बार जब आया था मैंने देखा था कि पीछे बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट्स थे। हाँ, और रेस्टोरेंट में कोई नहीं जा रहा था, लोग किनारे में अपनी दरी बिछा के बैठे थे चटाई पे और रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे थे। ये सूरत की परंपरा रही है कि अगर कोई भी त्यौहार होगा तो त्यौहार लोग अपने परिवारों के साथ यही फुटपाथों पे बनाएंगे। यहाँ पे बैठ के रात को लोग अपने परिवार के साथ बैठ के त्यौहार मनाते मनाते खाने का लुफ्त उठाते हैं। बड़े बड़े त्यौहार भी आप मर्सिडीज गाड़ी से लेके रोल्स रॉयस तक आपको रोड पे खड़ी हुई मिलेगी और रोल्स रॉयस में बैठने वाले सभी व्यक्ति यहाँ पे रोड पे यही फुटपाथ पे बैठ के खाते हैं। यही सूरत की पहचान है। जयस मजा में भाई, जयस हमने खमन करो, खमन, दाल वड़ा, ब्रेड पकोड़ा अपना खबराओ, ब्रेड पकोड़ा। ये राहुल जी, ये सूरत के खमन है। क्या है? सूरत के खमन। अच्छा, सूरत के खमन बहुत फेमस है। देश भर से आने वाले लोग सूरत में आते ही पहले खमन या लोचा खाते हैं और ये खमन है। आप इसका टेस्ट लो, मैं भी लेता हूं। आप इसी में से लेते। हम लोग बहुत छोटे थे, बचपन से यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा खाने आते थे स्कूल के टाइम पे। जयेश भाई के पिताजी यहाँ पे पहले ये पूरा लारी चलाते थे। ये स्ट्रीट इसके लिए पहले से फेमस है। ये स्ट्रीट खास तौर पे सुबह के टाइम पे कुछ यहाँ के 200-500 मीटर में जो लोग हैं वो सूरत की अलग अलग जो ट्रेडिशनल फूड है उसके कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं और ये सभी लोग यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं और सूरत के सभी क्षेत्र से लोग यहाँ पे आते हैं। मेरा भी यहाँ पे, अगर मैं सूरत में जिस दिन प्रवास में होता हूँ तो शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जिसमें सुबह मैं यहाँ पे चाय पीने या नाश्ता करने नहीं आता हूँ। सभी लोगों के साथ मिलना भी होता है। मॉर्निंग वॉक के लिए लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो ये रोड से, ये लोगों से मेरा बहुत सालों से बहुत पुराना ताल्लुकात रहा है और ये लोगों के साथ मेरे जीवन के अच्छे बुरे दिन मैंने यहाँ पे बिताए हैं। ये टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। है तो बहुत टेस्टी। यही खासियत है, कम से कम 55 साल से यही कारोबार से उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। ये क्या है सर? ये खमन का ही एक पार्ट है और ख़ास तौर पे बटर और कुछ मसाले के साथ और सेव के साथ मिक्स करके लोग खाते हैं। लेकिन ये बड़ी फेमस चीज़ है। सूरत में आए और लोचा खाए बिना जाए तो फिर बहुत टेस्टी। ऐसे गुजरात के लोगों को देश भर में, मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना, मैं खिलाड़ियों से जब मिलता हूँ और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो पता चला कि पहले जब गुजरात के प्लेयर्स नेशनल्स खेलने जाते थे तो लोग उन्हें, उनके पाँव खींचने के लिए लोग क्या बातें करते थे। तो गुजरात के लोगों को फाफड़ा जलेबी, खमन ढोकला,
और इस प्रकार के अलग अलग नामों से लोग उनको बुलाते थे। लेकिन आज उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आया है। आप देख सकते हो कि नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स में गुजरात के भी कई खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और मेडल्स भी प्राप्त किए हैं। सब खाना आपके लिए इसके लिए उन्होंने बनाया है कि आपकी हालत बहुत दुबली है। नहीं मेरी दुबली नहीं है, तो ये ठीक है। जयेश भाई जैसे करने के लिए आपको ये सब व्यवस्था की गई है। आपको मेरे जैसा बनना चाहिए। आप जैसे गुजरात के यूथ के तौर पे आप जो इलेक्शन हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? अभी इलेक्शन के टाइम पे तो सब आते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम्स है वो कोई नहीं। क्या है आपकी रियल प्रॉब्लम? सेफ्टी, ट्रैफिक, बहुत बहुत सारी। बहुत खराब हो रहा है यहाँ पे ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और सेफ्टी में क्या इशू आपको लगता है? सेफ्टी मतलब गर्ल्स सेफ्टी आप सेफ नहीं फील करते हो? नहीं, मतलब इधर क्राइम रिपोर्ट्स बहुत सुना है, पार्ले पॉइंट के पास बहुत सुना है क्राइम रिपोर्ट्स। गर्ल्स सेफ्टी मतलब हमें देखना पड़ता है कब हम बाहर जाएं, कब हम कॉलेज के अंदर आएं। तो हर्ष भाई, ये मैं देख रहा था आपके जो अपोनेंट्स हैं वो भी इस बात को लेके प्रचार कर रहे हैं, सेफ्टी को लेके। गुजरात में इससे पहले सेफ्टी का भी ऐसा इशू रहा नहीं है, ये विमेन सेफ्टी का इशू इस इलेक्शन में ज़्यादा है। मैं ये विषय पे खास तौर पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक तो सेफ्टी की जो लोग बात कर रहे हैं, शायद मैं सभी डेटा खुले रखने चाहता हूँ। यहाँ पे ये क्षेत्र हो, सूरत हो, गुजरात हो, गर्ल्स सेफ्टी में एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक गुजरात देश का सबसे सुरक्षित राज्य आज भी है। आज भी गुजरात की बेटियां आधी रात तक नवरात्रि के डांडिया खेल सकते हैं। यही साल गरबे यहाँ पे गुजरात में 4-4 बजे तक लोग खेल के गए हैं। नहीं तो गर्ल्स ही अनसेफ, आप कह रहे हो बहुत सेफ है, वो लड़कियां अनसेफ फील कर रही हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि परसेप्शन के आधार पे या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ज़माने में पर्टिकुलर केसेस की चर्चा करें। केस बहुत बने, लेकिन कौन सा केस पूछेंगे तो एक भी केस ध्यान में नहीं होगा। मेरा आपके ध्यान में आता है कोई केस? वो कह रहे हैं कि परसेप्शन ज़्यादा खराब है सेफ्टी को लेके, हकीकत तो बेटर ही है बाकी जगह। मतलब अगर हम डुम्मस साइड जाए, अगर डुम्मस रोड, तो वहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब जाते तो कमेंट पास करते हैं और बहुत गंदे गंदे, इवन बीआरटीएस में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं। डुम्मस साइड बहुत है वैसा। ये एरिया तो अच्छा है। आप कह रहे हैं कि लूज कमेंट, लूट कमेंट टाइप का करते हाँ रहते हैं। हाँ, तो ये तो आप ही को सॉल्व करना है ना सर, यहाँ के आप यहीं से हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न पे सरकार बहुत ही गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। मेरी बहनों को उनका जो परसेप्शन है वो परसेप्शन ज़रूर से बदलना चाहिए। एक केस बने तो भी हमारे लिए, समाज के लिए ये ठीक नहीं है और हम उसी दिशा में आगे काम कर रहे हैं। सभी लोगों को अपने अपने अलग अलग जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस रखने का हक है और वही एक्सपीरियंस को सुन के हम लोग अलग अलग विषयों में काम करते हैं। हर्ष भाई, आप गुजरात में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के भी मिनिस्टर हो, कुछ खेलते भी हो या सिर्फ मिनिस्टर ही हो? जी, मैं रेगुलर रनिंग करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ और कई गेम्स में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। बच्चा था तब से जिम्नास्टिक करता था रेगुलर। क्रिकेट खेलते हो आप? हाँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ कभी कभी। तो हो जाए दो हाथ। चलिए प्रयास करते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पे गुजरात में स्पोर्टिंग कल्चर बने, इसके लिए आप कैसे कोशिश करें? देखिए, हम सब जानते हैं कि 2002 पहले हाँ। ये गुजरात और ख़ास तौर पे गुजरात के खिलाड़ी हमारे जब नेशनल अंतर्राष्ट्रीय खेल में जब भाग लेने जाते थे और ख़ास तौर पे गुजरात के खिलाड़ियों को दूसरे राज्य के खिलाड़ी या तो खमन ढोकले के नाम से, फाफड़ा जलेबी के नाम से पुकारते थे। 2002 से मोदी जी ने गुजरात के 18,000 गाँव में खेल महाकुंभ की शुरुआत की और खेल महाकुंभ के माध्यम से गाँवों में से खिलाड़ियों को ढूंढने की एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म पुरवार हुआ और उसी के माध्यम से स्पोर्टिंग कल्चर गुजरात में डेवलप हुई। 2010 में ये स्टेडियम्स, अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी, उसके माध्यम से गुजरात के अंदर हमें बहुत ही अच्छे खिलाड़ी मिले और आज आप देख सकते हो कि खेल महाकुंभ में यही साल गुजरात के 56 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था और ये साल गुजरात ने नेशनल गेम्स की भी मेजबानी की और एक ऐतिहासिक समय में मात्र 3 महीने के अंदर ये गेम्स की पूरी प्लानिंग करना,
आयोजन करना और गुजरात के 6 शहरों में नेशनल गेम्स का खास तौर से आयोजन किया गया था और देश से पधारे हुए सभी खिलाड़ियों ने ये नेशनल गेम्स की खास तौर पे व्यवस्था के लिए और गुजरात का जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सभी खिलाड़ियों ने खास तौर पे तारीफ भी की और सभी एसोसिएशन ने पूरे साल के दरमियान इस फैसिलिटीज़ के उपयोग के माध्यम से अलग अलग गेम्स और अलग अलग गेम्स का नेशनल कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे किस प्रकार से आयोजन किया जाए उसके लिए भी सरकार से खास तौर पे विनती की अब तो मैं देख रहा हूँ कि काफी क्रिकेटिंग कल्चर भी बन रहा है। पहले गुजरात में क्रिकेट के खिलाड़ी कहाँ से आते थे, अब तो रविंद्र जडेजा हो, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हार्दिक पांड्या, कई सारे लोग यहाँ गुजराती बैकग्राउंड से आ रहे हैं। देखिए ये तो स्क्रीन पे आने वाले खिलाड़ी है, ये तो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, लेकिन गुजरात के हर एक गली में आपको एक यूसुफ पठान मिलेगा, कोई और गली में जाओगे तो रविंद्र जाडेजा मिलेगा, उससे आगे जाओगे तो विराट कोहली मिलेगा। गुजरात स्पोर्टिंग के सेक्टर में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है और ख़ास तौर पे गुजरात के जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने के लिए भाजपा सरकार ने बहुत ही अच्छे काम जिला लेवल पे और ख़ास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है उस पे भी ये काम को नीचे तक ले जाने का प्रयास किया है। 2017 के चुनाव में जब मैं हर्ष भाई गुजरात आया था तब जो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो डायमंड ट्रेडर्स हों, टेक्सटाइल मर्चेंट्स हों, उनकी कई शिकायतें थी जीएसटी को लेके वगैरह, वो काफ़ी परेशान थे बीजेपी से। अब हम लोग एक केपी सांघवी की डायमंड फैक्ट्री में हैं, यहाँ पे आपके हिसाब से वो इश्यूज हैं या जो पिछले इलेक्शन के इश्यूज थे अब वो खत्म हो गए? देखिए जीएसटी देश के ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं ये मान रहा हूँ कि बाबा आलम के ज़माने के कई ऐसे नियम थे जो देश के अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं बिजनेस सेक्टर को तोड़ रहे थे और कहीं ना कहीं जीएसटी के माध्यम से देश के अलग अलग व्यापारों को तेज़ी मिली है और एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। ख़ास तौर पे सूरत के व्यापारियों को पहले एक नया कानून था तो वो कानून में सेट होने में थोड़ा समय ज़रूर से लगा, लेकिन आज जीएसटी के माध्यम से लोगों को फ़ायदा हुआ है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों के बिजनेस में एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो कि इसके माध्यम से लोगों के बिजनेस बड़े हैं और इजी भी हुआ है। ये फॉर्मेट की वजह से कहीं ना कहीं हर रोज़ की जो अलग अलग एजेंसीज है, अलग अलग नियमों के जो लागू पड़ते थे उसमें से बाहर निकल के एक ही नियम के अंतर्गत सब लोग काम कर पा रहे हैं, उससे लोगों के बिजनेस बड़े हैं। मैम आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे हमारे दर्शकों को कि आप क्या कर रहे हो अभी? अभी मैं अपना मशीनी ऑपरेटिंग कर रही हूँ। इसमें डायमंड उठा के इसमें मार्किंग जो रखे हुए ना उसमें आईपीएस मार्क से रखना है और जो मार्किंग दिए है उसको सेट करके हमको उसे ऑपरेटिंग करना कहाँ है डायमंड आपका? ये रहा डायमंड। ये असली डायमंड है? हाँ। तो इसके साथ आप क्या कर रहे हो? इसके अभी इसके उठाऊंगी, इसमें आईपीएस मार्क के जो मार्किंग वो दिया है ना उसके साथ सेट करके उसमें जो इसके कंप्यूटर के द्वारा सेट कर दूंगी। हर्ष भाई, यहाँ पे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनकी लाइफ पहले से बेहतर हो उसको आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं? या आप मान के चल रहे हैं कि ये तो आप ही के वोटर हैं, ये आप ही के साथ रहेंगे और कुछ मतलब आप मतलब वो आम आदमी पार्टी वाला आप नहीं, वो भाजपा वाला आप? देखिए ये सूरत शहर है, सूरत शहर हमेशा विकास की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। आपने एक चीज़ अगर मार्क की हो तो ये पूरे डायमंड के ये यूनिट में आपको सभी जगह पे बहनें काम करती हुई दिखेगी। ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको हर एक सेक्टर में, चाहे वो टेक्सटाइल मार्केट हो, चाहे वो डायमंड मार्केट हो, हर सेक्टर में पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो महिलाएं कामों के साथ ज़्यादा जोड़े गए हैं। ये सभी बहनों को सरकार की ओर से अलग अलग विषयों में अलग अलग सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, डायमंड टेक्सटाइल्स और ये सभी कामों के अंदर, और उनको रोजगारी दी जा रही है। यहाँ पे बहनें हैं, इसी प्रकार से कपड़ों में भी बहुत बड़ी संख्या में बहनों को काम दिया गया है। राहुल जी, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे देखा जाता है। ये डायमंड को पैकेट को इस प्रकार से खोला जाता है और इसको ऐसे पकड़ के, ये मेन पार्ट है और इसके अंदर जो वेस्टेज था वो लोग ने पहले मार्किंग किया था, वो मार्किंग के बाद जो लेज़र मशीन्स थे उससे खींचा था और डायमंड्स को ऐसे देखा जाता है। ये जबरदस्त है, मुझे लग रहा है आपकी और ये शहर डायमंड ट्रेनिंग, ये शहर डायमंड को परखने वाला शहर है। बस मैं खाली इतना ही आपको कहना आपको है डायमंड की परख? मुझे पूरी परख है। मैं बच्चा था तब से डायमंड्स देखते आया हूँ। डायमंड पॉलिशिंग मुझे आता है, डायमंड पॉलिशिंग कई साल तक सीखा है मैंने और मैं पूरी फैक्ट्री चला रहा था और तभी भी मैं डायमंड को पॉलिशिंग करते करते सीखते हुए ज्वेलरी बेचने तक का काम किया है मैंने, इसके लिए मुझे पता है। लेकिन
ये शहर हीरो को परखने वाला शहर है और ये शहर हमेशा हीरो को परख के आगे बढ़ता है। तो आपको लगता है कि यहाँ का पॉलिटिकल हीरो आप हो? नहीं, मैं नहीं, यहाँ के पॉलिटिकल हीरो ये शहर के हर एक नागरिक है। जो नागरिक हर एक राजनेता के साथ हो या फिर सिस्टम के साथ मिलके विकास के काम को आगे बढ़ाता है। यहाँ पे मिनिस्टर हमें डायमंड शॉटिंग में क्रैश कोर्स देने वाले हैं। आपने बोला कि आपकी फुल ट्रेनिंग है, अब आप मुझे जैसे अनाड़ी को भी बताइए कि डायमंड शॉटिंग कैसे करते हैं। देखिए, आप जितनी ट्रेनिंग तो नहीं है मेरी, लेकिन मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कुछ सीखने का। हाँ। ये इसको गुजराती में और डायमंड में जो काम करते हैं लोग इसको घोड़ी कहते हैं। घोड़ी? इसको घोड़ी कहते हैं। वो आप जो शादी में चढ़े थे वो वाली घोड़ी की बात नहीं है। ये डायमंड को परखने के लिए इसको घोड़ी कहते हैं और इसको गुजराती में चिपिया बोलते हैं। चिपिया? हाँ, चिपिये से इस प्रकार से डायमंड पकड़ते हैं और ये फास्ट जो असोटिंग है उसके लिए ये खास तौर से उपयोग में आते हैं। और ये छोटे डायमंड्स जो होते हैं उसकी असोटिंग इस प्रकार से की जाती है। ये पैड के ऊपर ये लाइट के माध्यम से उसके कलर्स, उसकी जो प्योरिटी है वो एकदम फास्ट हाथ हिलते हैं। जैसे इस प्रकार से देखते देखते क्वालिटीज़ को अलग अलग की जाती है। ऐसे डायमंड्स को आगे खींचते रहते हैं और डायमंड्स की क्वालिटी और ग्रेड देख के उसको अलग अलग करते हैं और वो ग्रेड बनाने के बाद इस प्रकार से अलग अलग जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर डायमंड्स को रख लेते हैं। तो डायमंड्स में नंबर ऑफ टाइप्स के कलर्स और नंबर ऑफ टाइप्स की जो प्योरिटी है उसको यहाँ बैठी हुई ये जो बहनें हैं वो उसको अलग अलग नंबर्स देते हैं। और ये बैठी हुई बहनें जो हैं वो दुनिया भर में जो बड़े बड़े नेकलेसेस बनते हैं, वो जो डायमंड्स जो जाते हैं वो कौन से डायमंड्स कहाँ जाने चाहिए वो काम ये बहनें करती देख रहा हूँ कि है। डायमंड ये सब डायमंड के इंजीनियर्स हैं। डायमंड के ट्रेड की काफ़ी बारीकी से जानकारी है आपकी। तो क्या ये माना जाए कि अगर असम पॉलिटिशियन नहीं होते डायमंड मर्चेंट होते? मैं डायमंड मर्चेंट था और आज भी हूँ। अभी भी हो? हाँ। तो पहला प्यार क्या है आपका, डायमंड मर्चेंट बनना या पॉलिटिक्स? नहीं, पहला प्यार मेरे शहर के नागरिक हैं। और ये उसके तो आपने बाद सब पॉलिटिकल डायलॉग। नहीं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ भाई। मेरा काम है लोगों की सेवा करना, लोगों के साथ रहना, तो मेरे मन में भी तो वही निकलेगा। अगर मन में वो प्यार नहीं रहेगा लोगों के लिए तो मैं वो काम भी नहीं कर पाऊंगा। ये है सूरत की ड्रीम सिटी यानी डायमंड सिटी, जहाँ पे कोशिश हो रही है कि मुंबई में जो डायमंड ट्रेड हो रहा है उसको आप यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं हर्ष भाई। यहाँ पे पहले कचरों के पहाड़ हुआ करते थे। लैंडफिल साइड से ये जगह को पहचानी जाती थी। आज ये जो आप दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग, तो कहाँ गया वो सारा जो बिल्डिंग जो कूड़े का आप देख रहे पहाड़ हो, था? कूड़े के पहाड़ को शहर से बाहर ले जाया गया और आज ये जो बिल्डिंग बनी है यहाँ से आने वाले दिनों में हज़ारों की संख्या में लोगों को नई रोजगारी प्राप्त होगी। डायमंड हब देश का आने वाले दिनों में सूरत डायमंड बुर्स में बनेगा और दुनिया भर से लोग जो डायमंड खरीदने आने वाले हैं वो आने वाले दिनों में अब सूरत शहर में आएंगे और उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था यही ड्रीम सिटी में की जा रही है। आज सूरत डायमंड बुर्स रेडी हो चुका है। आने वाले दिनों में यहाँ पे कई होटल्स आ रही है, एग्जीबिशन सेंटर्स सामने हैं, तो सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे ही सभी व्यापारियों के लिए की जा रही है। इससे मात्र नई रोजगारी मिलेगी इतना ही नहीं, लेकिन सोशल सेक्टर में भी जिन परिवार में मात्र एक बेटा है और वो बेटा आज मुंबई में काम कर रहा है, उनके माता पिता सूरत में रह रहे हैं, तो जब एक ही फैमिली में 2 घर चलाने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं खर्च भी उनका कम होगा, बचत ज़्यादा होगी और सूरत को जो मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जाना जाता है, आने वाले दिनों में ट्रेडिंग में भी सूरत दुनिया भर में कहीं ना कहीं एक अव्वल नंबर पे बना रहेगा। बेसिकली जैसे मोदी जी ने गिफ्ट सिटी बनाई फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, वैसे ही आप एक डायमंड सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी ने गिफ्ट सिटी भी बनाई और मोदी जी ने ड्रीम सिटी भी बनाई और मोदी जी के विजन से आने वाले दिनों में सूरत में दुनिया भर से लोग डायमंड खरीदने अब सूरत में आएंगे। तो ये बताइए, ये जो आम आदमी पार्टी ने एक फॉर्मर टीवी एंकर इसुदन गढ़वी को अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वो और आप आपको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है। 2012 के कांग्रेस चुनाव तो कुछ में कर ही नहीं रही, आप भी पीछे से कांग्रेस को धक्का लगा रहे हो। वो तो सोई वो पड़ी है। कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव 2012 में भी इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से कांग्रेस ने माहौल बनाने का प्रयास किया।
17 में भी कांग्रेस ने अलग अलग प्रकार से माहौल अभी बनाने तो का माहौल प्रयास बना ही किया। नहीं रही है, माहौल तो भारत जोड़ो यात्रा में हो रहा है। कांग्रेस तो नहीं, गुजरात में कुछ कर ही नहीं रही, आपको यही- वॉकओवर दे रही है। यही समझने की जरूरत है। ये एक मिली-जुली बातें हैं। कैसे? ये 22 में ये मिली-जुले नजरों से कहीं ना कहीं आ रहे हैं और ये वक्त भी 22 में भी कांग्रेस का पतन होगा। गुजरात भारतीय जनता मैं पार्टी आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूँ, जवाब कांग्रेस का नहीं, दे नहीं, रहे हो। आप समझे नहीं, आप है ही नहीं, आपका विषय ही नहीं है। विषय चुनाव का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस तो लड़ी नहीं रही, वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। नहीं, नहीं, भारत जोड़ो वो गुजरात भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके नेता, लेकिन वो जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कई सालों से काम नहीं किया है ये उनको। बड़ा फनी है, पहली बार देख रहा हूँ कि बीजेपी लगी कि नहीं कांग्रेस बहुत अच्छी टीम है, बड़ी मजबूत टीम है। कहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2012 और 17 में भी कांग्रेस ने अलग अलग षड्यंत्र के माध्यम से गुजरात के लोगों को रुझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। 2022 में भी ये लोग अलग अलग नामों से और अलग अलग पार्टी के साथ मिलके प्रयास जरूर से कर रहे हैं, लेकिन 22 के चुनाव में भी वो लोगों को रुझा नहीं पाएंगे और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिक साथ में मिलकर 2022 के चुनाव का एक ऐतिहासिक नतीजा लाएंगे। तो केजरीवाल को आप ज्यादा बड़ा थ्रेट नहीं देते? वो कहते हैं कि ये जो नोट है उसके ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर डाल दो। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलूं तो इस पे क्या बोलूं? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप इस पे क्या बोलना चाह रहे हो। ये केजरीवाल जी तो कुछ भी बोलते हैं, वो राजनीति के लिए हर राज्य के चुनाव में नए भगवान लाते हैं। उनके पीछे जो ये देश के कई पुरुष के फोटोज बदल जाते हैं। केजरीवाल जी और उनकी कोई बात, कभी कोई एक बात उनकी कोई फर्म बात नहीं होती है। वो चुनाव के माध्यम से और चुनाव खत्म होने के बाद उनकी बातें बदल जाती हैं। इन गुजरात के लोग बहुत समझदार लोग हैं। नहीं, मैं आपको ईशुदान गढ़वी के बारे में पूछ रहा था। जब वो टीवी एंकर थे, उन्होंने किया होगा आपका इंटरव्यू, तब क्या सोचते थे? आपको लगा कभी ये पॉलिटिकली टक्कर देंगे हमको? ईशुदान गढ़वी एक अच्छे रिपोर्टर थे और मैं आज भी उनको एक अच्छे व्यक्ति मान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति में आने की लालच में, जल्दी से कुछ बनने की लालच में गलत लोगों को पकड़ लिया है और अब साथ साथ में वो भी उनकी दिशा भटक चुके हैं। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वापस से जल्द से वो सही रास्ते पे आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं यही मान रहा हूँ कि गुजरात के लोग वो विकास की बातों में मानने वाले लोग हैं, साथ में रह के मेहनत करने वाले लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। यहाँ पे अलग अलग बातें करना, कभी आम आदमी पार्टी सत्यनारायण की कथा नहीं करनी, कभी आम आदमी पार्टी के नेता बोलते मंदिर नहीं जाना। ये कब बोला मंदिर नहीं जाना? ये तो आप ही अपनी तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, मैं आप देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के वीडियोस जो वायरल हुए हैं, वो वीडियोस देखिए, वो लोग खुद बोले और खुद मान रहे हैं। वीडियोस में बोल रहे हैं कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मेरी बहनों को कथा में नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पे शोषण होता है। ये किस प्रकार की बात है? किस प्रकार की गंदी राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है? गुजरात में ऐसे लोगों की कोई स्पेस नहीं है। चलिए हर्ष संघवी जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस जब वी मेट के कार्यक्रम के लिए। काफ़ी चीज़ें आपने दिखाई। मेरी उम्मीद है कि जब अगली बार आए तो ड्रीम सिटी आपकी रेडी हो जाए और ये जो आप सपना दिखा रहे हैं सूरत के लोगों को, गुजरात के लोगों को, उसको आप पूरा भी कर पाएँ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।